तो चलिए एक इनिशिएटिव हम लोग का अभी स्टार्ट हो रहा है लाइक वी आर ट्राइंग टू रिवाइज द सेकंड आइटरेशन यूजिंग द all the PYQs. So today is the day. So the 10 days we are taking the revision program. So in 10 days we are completing all the 10 years of PYQs as well as complete all the second iteration important. So देखिए जैसे पहला दूसरा में we have the first question regarding to the capital account and we have completed the revision of the capital account one shot. The second one is the RBI. So we know the external capital framework by mentioned by the was the तो ये जो थर्ड क्वेश्चन आया है पॉलिटी का इट्स belongs to basically the various bodies that are new. So ED है इसमें and then there is a what are the bodies there which are in which are here. So let us see this PYQ one. So this is the PYQ. So um, we got like ED पे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पे और आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम ऑफ डेटा मैनेजमेंट लाइक दिस. तो ईडी जो है बेसिक इसमें दिया हुआ था कि होम मिनिस्ट्री के अंडर है. तो ये गलत है आपका. ठीक है. ईडी इज अंडर द यू कैन से रेवेन्यू मिनिस्ट्री और द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है ईडी. So Directorate of Revenue Intelligence is under the Revenue Ministry is correct, and the Director General of Systems of and Data Management. So that is also under the Ministry of Finance. So in the similar way, we are going through the important bodies that are in news. So we have already completed the constitutional bodies like UPSC, SPSC, Finance Commission, State Finance Commission, Election Commission, State Election Commission, the Vigilance Commission. Then we have the Socioeconomical Backward Commissions, NCSC, NCST, CVC, Lokpal, Chief Information Commissioner. So we have already covered all those things, but there are certain small regulatory bodies that are news. We are going to cover that as well. Okay. तो एयरपोर्ट एक्ट था 2020 में. डीजीसीए अभी अभी बना है. डीजीसीए पहले स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं था. तो डीजीसीए याद रखना है. डीजीसीए अभी जाके स्टेट्यूटरी बॉडी है. तो तीन बॉडी है डीजीसीए, एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी आई थिंक बीसीएएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी, एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो. तो देयर इज एन एएआईबी, एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. तो तेरा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और ये तुम्हारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो. तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है. तो डीजीसीए है तुम्हारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, और तुम्हारा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस है. एंड देयर इज एन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी है. ठीक है. कोर मैंडेट क्या है? हर एयरक्राफ्ट को जिसको लाइसेंस देना है ये काम डीजीसीए का है. फिर आपका पायलट को लाइसेंस देना, जो इंजीनियर्स वगैरह उन लोग को लाइसेंस देना, वो सब काम लाइसेंसिंग काम इसी का है. तो आपको डीजीसीए से सर्टिफिकेट लेना होगा. एयर ऑपरेशन सर्टिफिकेट ऐसे करके होता है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना होगा. मतलब लाइसेंसिंग सेफ्टी का काम, मतलब सेफ्टी एंड लाइसेंसिंग इज द मैंडेट फॉर द डीजीसीए. याद रखना, सिविल एविएशन का सेफ्टी और लाइसेंसिंग का मैंडेट किसके पास है? डीजीसीए के पास है. पहला चीज. दूसरा आपका अ, ये जो आपका सिक्योरिटी है, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये बीसीएएस के हाथ में है. ठीक है. एयरपोर्ट का फिजिकल सिक्योरिटी, बैगेज स्क्रीनिंग, ये सब आपका बीसीएएस का काम है. एयरपोर्ट तो एयरक्राफ्ट एविएशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एआईबी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एआईबी का काम है. इंडिपेंडेंट बॉडी है दैट इन्वेस्टिगेट्स मेजर एविएशन एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंसिडेंट्स.
एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, AERA, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, that determines the tariffs at the major airport. So airports economic regulatory authority an independent statutory body है जो कि टैरिफ डिसाइड करता है एट मेजर एयरपोर्ट्स. DGCA, neither DGCA nor AERA. An independent statutory body that determines the tariffs. Neither DGCA, neither AERA. Hmm. हाँ, यशोदा पे जो होता. माँ यशोदा के जो हो तो हम कर तो काय कर तो हंस की बसुलियां पे घनो इतरावे. तो आप बोल सकते हैं कि अभी ट्रेजिक डेथ हुआ है गाम्बिया में, उज़्बेकिस्तान में, इंडियन मेड कफ सिरप का. तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा. तो इंडिया में जो आपका ड्रग का एक्ट है, दैट इज़ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का, ठीक है? तो जो सबसे ऊपर का बॉडी है दैट इज़ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? उसका हेड होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि तुम्हारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल सीडीएससीओ को हेड करता है, ठीक है? ये सीडीएससीओ आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है, ठीक है? अब आपको समझना होगा कि ड्रग रेगुलेशन इंडिया में फ्रेगमेंटेड है, ठीक है? सेंटर डज नॉट डू एवरीथिंग.
तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटा हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या-क्या करता है, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को समझिए कि जो नया होगा, इंटरनेशनल होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। मान लीजिए कि कोई नया मॉलिक्यूल इन्वेस्टिगेट हुआ, तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है उसको अप्रूव करेगा इंडियन मार्केट्स के लिए पहला। जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स होगा उसको अप्रूव करना, मॉनिटर करना किसी वैक्सीन का, ड्रग्स का, ये आपका सीडीएसओ डीसीजीआई का काम है। दूसरा, तीसरा है कोई भी इंपोर्टेड ड्रग को इंपोर्ट करना, उसको रेगुलेट करना, दिस इज द वर्क ऑफ अगेन डीसीजीआई। चौथा क्या है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को कोऑर्डिनेट कराना, ये सब काम है। अब आपका स्टेट वाला का क्या काम है, तो स्टेट वाला का क्या काम है, जब अप्रूव कर दिया सेंटर मॉलिक्यूल को कि हाँ ये बना सकते हो, अब स्टेट लाइसेंस इशू करेगा टू मैन्युफैक्चर द ड्रग इन द फैक्ट्री लोकेटेड इन द स्टेट, ठीक है। तो सेंटर का क्या काम है, ड्रग्स को अप्रूव करना, बट मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस देना स्टेट का काम है, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स कराना उसका काम है। यहाँ पे सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लोकल फार्मेसी में स्टेट के थ्रू जाएगा। जो लोकल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन होगा वो स्टेट के द्वारा होगा, ठीक है। आ, जो कब सिरप स्कैंडल ब्रोक हुआ तो आपको पता चला होगा कि स्टेट एफडीए दैट इनिशियली हाल्टेड द फैक्ट्री प्रोडक्शन, नॉट द सीडीएससीओ डायरेक्टली। तो स्टेट एफडीए ही छापा उपा मारेगा, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या है, ये ड्रग ऑर्डर निकालता है, इट एनफोर्सेस ड्रग ऑर्डर। तो आप जो समझ गए, ये दूसरा है जो प्राइस रेगुलेशन है। अगर आपको बोलेगा ड्रग ड्रग कंट्रोलर जनरल करता है क्या ये काम प्राइसिंग वाला, नहीं, इसके लिए आपके पास फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये सीलिंग प्राइस डिसाइड करेगा फॉर लाइफ सेविंग मेडिसिन। जो लाइफ सेविंग मेडिसिन आपका नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में लिस्ट होता है, नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल जो प्राइसिंग अथॉरिटी है ये किसके अंदर काम करता होगा, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो वन नेशन वन रेगुलेटर, जैसे आरबीआई बैंकिंग के लिए है, तो सीडीएससीओ जो है आपका लाइसेंसिंग फार्मास्यूटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ना। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपका स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स देता है, जबकि सीडीएसओ आपका मॉलिक्यूल का डिस्कवरी, उसका फिर रेगुलेशन, इंपोर्ट पे रेगुलेशन, ये सब पे ध्यान देता है, ठीक है। जो सीडीएससीओ है गारंटीज द क्वालिटी ऑफ ऑल ड्रग्स एक्सपोर्टेड। तो जो फोकस जो है सीडीएससीओ, द फोकस वाज मोस्टली ऑन द ड्रग्स सोल्ड विद इन इंडिया, ठीक है। So now many importing countries lie with on their own regulators. However, after recent scandals, the Directorate General of Foreign Trade made it mandatory for certain cup syrup to be tested by designated government labs. ठीक है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो आप बोलिए जाएगा कि एक्सपोर्ट पे क्या ध्यान देता है क्या सीडीएससीओ, नहीं, तो सीडीएससीओ एक्सपोर्ट पे कोई रेगुलेशन नहीं है उसका, वो उसका मैंडेट है आपका सोल्ड विद इन इंडिया, इसे याद रखना है, ठीक है। एसेंशियल मेडिसिन, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल जो है वो बनाता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रिपेयर करता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। एक बार जब वो लिस्ट बन जाता है तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है वो प्राइस कैप करता है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। सीबीआई और ईडी तो पढ़ा हुआ है, तो एक बार फिर से उसे छोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं कि सीबीआई स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, समझ रहे, सबसे पहला चीज। दूसरा है कि सीबीआई अपना पावर लेता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, ठीक है। ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना है। तो सीबीआई का नाम आते ही शांताराम कमेटी का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपका, आप सीबीआई पूछिएगा किसके अंदर है, सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है। तो सीबीआई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन बना है होम मिनिस्ट्री का, पर सीबीआई अंदर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डीओपीटी के अंदर है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। सीबीआई का बेसिक काम है आपका एंटी करप्शन केस देखना, इकोनॉमिक केस देखना और स्पेशल क्राइम देखना, हाई प्रोफाइल मर्डर्स, किडनैपिंग, ये भी सीबीआई देखता है। जो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट रिफर किया तो एंटी करप्शन केस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पोका के तहत, और इकोनॉमिक क्राइम्स देखना, ये सब सीबीआई का काम है, ठीक है। तो सीबीआई के पास एक कंसेंट का पावर है कि कंसेंट लेके उसको जाना होगा, इसलिए सीबीआई थोड़ा कमजोर हो जाता है। फाइनेंशियल हंटर है बेटा ईडी। तो ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ठीक है। तो इन्फो इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ईडी है। तो ईडी 3 लॉ के अंदर काम करता है, पीएमएलए, फेमा और एफईओए, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर एक्ट। तो ये तीनों फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर एक्ट 2018 में बना है। फेमा आपका 1999 है, तो फेमा आपका फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस के लिए है। पीएमएलए है आपका मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, ठीक है, इसके लिए। ईडी के पास कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ईडी कोई भी स्टेट में जा सकता है, रेड मार सकता है, अरेस्ट कर सकता है, ठीक है।
क्योंकि पीएमएलए एक सेंट्रल लॉ है जो स्टेट मतलब पूरा हर कंट्री वाइज एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद सीड ईडी के पास ज़्यादा पावर है सीबीआई से, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। देखो पीएमएलए में ना जो बर्डन ऑफ प्रूफ है एक्यूज पे है, तो अगर ईडी उठा भी लेता है तो आपको प्रूफ करना है, ना कि ईडी को प्रूफ करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ट्विन कंडीशन फॉर बेल है, ठीक है। तो जज को आपको बताना होगा कि अ, क्या रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि ये बंदा गिल्टी नहीं है। दूसरा जो एक्यूज है बेल पे कोई कांड ना कर दे, ठीक है। इसलिए बिना ट्रायल का भी बहुत लोग ईडी बेल नहीं मिलता है ईडी पीएमएलए के तहत, ठीक है, क्योंकि ट्विन कंडीशन है आपका बेल के लिए पीएमएलए के तहत, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो बीडी ईडी जो है आपका प्रॉपर्टी भी सीज कर सकता है, बैंक अकाउंट ये सब सब सीज कर सकता है, सिर्फ सस्पिशन पे है, ठीक है। सस्पिशन दैट दे आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है, ये बोल के अटैच, पूरा ट्रायल के बाद भी नहीं, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही ईडी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लिए कि सीबीआई आपका डीओपीटी के अंदर है और ईडी जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। जो सीबीआई है, सीबीआई एक्ट नहीं है आपका, ये आपका डीएसपी से पावर उठा रहा है बट स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए ईडी को, ठीक है। ईडी फेडरल बाईपास कर रहा है, प्रोसेस ही पनिशमेंट है ईडी के लिए, ठीक है। एनआईए बेसिकली आपका 26/11 के बाद एनआईए बना था आपका 2008 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एनआईए है, तो इसका कंकरेंट जुरिडिक्शन है। तो सीबीआई जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो एनआईए के पास एब्सोल्यूट कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अगर एमएचए डायरेक्ट किया एनआईए को कोई भी इन्वेस्टिगेट करना कोई भी केस का स्टेट का, तो स्टेट पुलिस के पास लीगली बाउंड है कि टू हैंड ओवर ऑल द केस फाइल्स एंड एविडेंस इमीडिएटली। चीफ मिनिस्टर तक रोक नहीं सकता है, ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलाउ कर दिया एनआईए को केस सौंपने का, ठीक है। तो एनआईए केवल क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, तो कोई भी केस नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो एनआईए में शेड्यूल है कि कोई कोई केस ही एनआईए कर सकता है, जैसे कि यूएपीए हो गया, आपका एंटी हाईजैकिंग वाला हो गया, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन हो गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। मतलब एटॉमिक एनर्जी, मास डिस्ट्रक्शन, हाईजैकिंग, यूएपीए। यूएपीए आपका एनआईए का है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 2019 में पार्लियामेंट रियलाइज किया कि टेररिज्म इज फंडेड एंड सपोर्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो एनआईए को क्या पावर मिला है? तो एनआईए हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया में भी इंटरनेशनल, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेस्टी एंड डोमेस्टिक लॉज। तो अगर कहीं फॉरेन एम्बेसी में हुआ है, कहीं हुआ है, तो एनआईए कैन फॉर्मली रजिस्टर एफआईआर, ठीक है। तो 2019 में कुछ कुछ नया भी ऐड हुआ है, जैसे काउंटरफिट करेंसी हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, प्रोहिबिटेड आर्म्स हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एनआईए के अंडर है, यूएपीए अंडर में है, एटॉमिक एनर्जी, मास डिस्ट्रक्शन, साइबर टेररिज्म, काउंटरफिट करेंसी, ये सब याद रखना है कि एनआईए करता होगा। अब काउंटरफिट करेंसी और नोट्स ये आपको लगेगा कि ईडी के अंदर होगा, ठीक है ना, बट ये आपका बेसिकली एनआईए के अंदर ही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तो देखिए सीबीआई है एक तरह से आपका क्या बोलिएगा, सीबीआई इज लाइक, तो स्पेशल कोर्ट बन सकता है एनआईए के लिए, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय जज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। हाँ, इसके बाद एनआईए का जो अपील्स फ्रॉम एनआईए स्पेशल कोर्ट डू नॉट गो टू सेशन कोर्ट, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगा, इसे याद रखना है। और बेंच, डिवीजन बेंच में जाता है और टू जजेस बेंच में जाएगा, ठीक है। और आपके पास अपील रिगार्डिंग द ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल बाय स्पेशल कोर्ट मस्ट बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट विद इन 30 डेज विंडो, ठीक है। एनआईए इज ए नोडल एजेंसी इन्वेस्टिगेट क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स एंड ड्रग स्मगलिंग, ड्रग फंड टेरर, द नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोटिक्स इज नॉट ए शेड्यूल ऑफेंस अंडर एनआईए। तो जो ड्रग कार्टेल्स है ये सब जो है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसके अंदर आता है ड्रग कार्टेल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये ड्रग ये आपके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स। इसके बाद टू इन्वेस्टिगेट द साइबर टेररिज्म एनआईए, तो साइबर टेररिज्म पे काम कर सकता है एनआईए। हाँ, एनआईए कैन सुओ मोटो रजिस्टर कर सकता है एफआईआर अगेंस्ट द टेरर सस्पेक्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एनआईए जो है एमएचए के डायरेक्शंस पे चलता है, ठीक है।
तो स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट करेगा एमएचए को, एमएचए 15 दिन के भीतर डिसाइड करेगा कि एनआईए को देना है कि नहीं देना है, ठीक है। एक बार आपका आइडिया होना चाहिए इंडिया में न्यूक्लियर चेन ऑफ कमांड क्या है। तो सबसे ऊपर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, सबसे पहला चीज़, ठीक है। और ये क्या करता है, कोई भी दिस द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय एटॉमिक एनर्जी कमीशन है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेक्रेटरी है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड, सबसे पहला चीज़, ठीक है। अब इसके बाद कौन बिल्ड करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, ये जानना है। तो पहला आपका पीएसयू है एनपीसीआईएल, तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही एनपीसीआईएल काम करता है। जो भी कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुंडाकुलम, तारापुर, कलपक्कर, उसको ये लोग ऑपरेट करता है एनपीसीआईएल। इसके बाद भाविनी करके है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड पीएसयू है, ये आपका एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए बनाया गया। तो जो आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो एनपीसीआईएल के तहत काम नहीं करता है, वो भवानी के ये भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अंदर काम करता है। ये दूसरा चीज याद रखिए। तीसरा क्या है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत आपका वॉचडॉग है आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसका काम क्या है, टू इंश्योर द यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी डज नॉट कॉज हेल्थ एनवायरनमेंट में इफेक्ट ना पड़े। ये काम किसका है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को सिर्फ रेगुलेट नहीं करता है, ये सारा रेडिएशन फैसिलिटीज को कंट्री में करता है। अगर कोई हॉस्पिटल में सीटी स्कैन है, एक्सरे मशीन है, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी है, सबको आपको एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से सर्टिफिकाइड लेना होगा, ये चीज याद रखिए, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद ये चीज़ है, न्यूक्लियर रेगुलेटर को न्यूक्लियर ऑपरेटर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखना है, पहला चीज़। दूसरा, तो एईआरबी जो है ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट्यूटरी इंडिपेंडेंस है इंडिया में नहीं है, जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का भी है, और इट सीट्स ऑन द बोर्ड ऑफ एनपीसीआईएल भी। ये मतलब जो ठीक है, द रेगुलेटर इज फंडामेंटली सबऑर्डिनेट टू द एंटिटी इट इज सपोज टू रेगुलेट, ठीक है। स्ट्रिक्ट नो फॉल्ट लिएबिलिटी है, तो सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज है, इसके लिए आपका विक्टिम को नेग्लिजेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो जो ऑपरेटर होगा, जैसे इंडिया में जो एनपीसीआईएल ऑपरेटर है वही पे करेगा, ठीक है। इसके बाद जो फॉरेन रिएक्टर सप्लायर्स है हेटेड दिस लॉ, क्यों, क्योंकि सेक्शन 17 बी जो है आपका सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये क्या बोल रहा है, gives the Indian operator a right of recourse. It means that if a accident was caused by defective equipment, तो एनपीसीआईएल तो पहले विक्टिम को पैसा देगा, फिर फॉरेन सप्लायर को धरेगा, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड किसके अंदर काम करता है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करता है, ठीक है। तो आईएईए क्या है, अंडर इंडियाज इंटरनेशनल एग्रीमेंट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंस्पेक्ट ऑल न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन इंडिया। तो तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है आपका आईएईए, वो केवल सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट कर सकता है, दैट हैव बीन एक्सप्लिसिटली प्लेस्ड अंडर आईएईए सेफगार्ड, ठीक है। मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ अभी चेक नहीं कर सकता है आईएईए, ठीक है। सो ओनली गवर्नमेंट कंपनीज जहाँ पे 51% कैन प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर, प्राइवेट कंपनीज कैन सप्लाई कंपोनेंट्स, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ, तो एफसीआरए को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का। तो ये रेगुलेट क्या करता है, आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय एनी इंडिविजुअल और एसोसिएशन टू इंश्योर दे डू नॉट एक्ट इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो एफसीआरए कोई फाइनेंशियल लॉ नहीं है, इट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। तो एफसीआरए को कौन देखेगा, एफसीआरए इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। Once an NGO gets an FCRA registration certificate, it is valid for 5 years, ठीक है। अब क्या है, the law strictly prohibits certain categories of people from accepting any foreign contribution। कौन कौन पैसा नहीं ले सकता है, जो कि कैंडिडेट है इलेक्शंस का, ठीक है। उसके बाद आपका कोरेस्पोंडेंट्स, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बोर्ड का मतलब मीडिया वाला सब पैसा नहीं ले सकता है, ठीक है। जज हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, एम्प्लॉयज ऑफ एनी कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है। एमपी एमएलए हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफिस बेरर हो गया,
ये सब बाहर से पैसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 2020 में अमेंडमेंट हुआ है एफसीआरए का, क्या-क्या है? पहला है ट्रांसफर बैन। पहले क्या होता था कि एनजीओ अपना जो पहला ट्रांसफर था वो छोटा-छोटा ग्रास रूट एनजीओ को पैसा दे सकता था। अब ये बंद हो गया है, ठीक है। अब अपना फॉरेन फंड किसी छोटा एनजीओ या आदमी को नहीं दे सकता है किसी भी सर्कमस्टांसेस में, पहला चीज़। दूसरा, बैंक अकाउंट। तो एनजीओ कोई भी कुड ओपन देयर डेजिग्नेटेड एफसीआरए का अकाउंट इन कोई भी शेड्यूल बैंक में खोल सकता था, नहीं। अब ऐसा है कि जो अपना जो प्राइमरी एफसीआरए अकाउंट है आपको दिल्ली का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाना होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, एनजीओ अपना स्पेंड 50% ऑफ फॉरेन फंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में खर्चा कर सकता था, पर अब है कि 20% ही कर सकता है, बाकी 80% आपका कोर काम में करना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड केवाईसी रिक्वायर्ड था, अब आधार लीगली मैंडेटरी है, सारा ऑफिस बेयरर्स डायरेक्टर्स जो भी एनजीओ का होगा सबको एफसीआरए क्लियरेंस लेना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट्स पावर टू सस्पेंड एफसीआरए सर्टिफिकेट पेंडिंग एन इंक्वायरी, तो 180 दिन तक एफसीआरए सर्टिफिकेट सस्पेंड करने का 360 दिन कर दिया है इसको, ठीक है। अब एफसीआरए इज रेगुलेटेड बाय ईडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ना, तो फेमा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है, ठीक है। ईडी जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। जो एफसीआरए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए होता है फॉर चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट डोनेशन के लिए। अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ है तो ईडी देखेगा, और अगर चैरिटेबल काम हुआ है तो एमएचए देखेगा, ठीक है। फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक आर स्ट्रिक्टली अंडर द फॉरेन एफसीआरए, तो एफसीआरए एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करता है कोई भी फंड जो कि यूनाइटेड नेशन और उसका एजेंसी से आया है, ठीक है। दे आर एंड अदर स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से पैसा आया तो वो एफसीआरए के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो डोनेशंस मेड बाय द ओवरसीज सिटीजन ऑफ द फॉरेन बैंक अकाउंट फॉर अंडर एफसीआरए, नहीं। कोई भी एनआरआई या ओसीआई अपना पर्सनल सेविंग से भेज रहा है तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी पे चिलिंग इफेक्ट है कि कोलैबोरेटिव एनजीओ नेटवर्क्स बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ है कि रूरल ग्रास रूट जो एनजीओज हैं उसके पास अब पैसा नहीं रहेगा, अब उसको अपना एफसीआई रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत मेहनत है। ईज ऑफ डूइंग गुड वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जस्टिफाई कर रहा है कि जो टाइट रूल्स है, तो रिलीजियस कन्वर्जन, टेरर फाइनेंसिंग, एंटी डेवलपमेंट प्रोटेस्ट, तो ये सब को रोकने के लिए हम लोग कर रहे हैं। बट ये लोग बोल रहा है कि 19(1)(a का वायलेशन भी है, तो ये दोनों मुद्दा चलते रहेगा, ठीक है।